खास कार्यक्रम है जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 शो चाय पे चर्चा। दोस्तों, दुनिया में भागते दौड़ते ओलंपिक से हमारे लोग मेडल लेकर आ गए और कई लोग ऐसे हैं जो आज भी मेडल को लाने के लिए प्रयासरत हैं। भीड़ है काफ़ी लोगों की और उसी भीड़ के सृजनकर्ता, उसी भीड़ को एक नया आयाम देने वाले व्यक्ति डॉक्टर आदर्श तिवारी हमारे पीछे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार अनिल जी। तो मैं जैसे ये बात कर रहा हूँ कि कई सारे भीड़ है और उसको आप लोग बनाते हैं, यानी कि आप ऐसा कहा जाए कि स्पोर्ट्स के किंग मेकर है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलत होगा। अनिल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम सभी जो जितने भी इंसान हैं ना, वो ईश्वर की एक बड़ी अनुपम कृति हैं। जी जी। और ईश्वर ने हमें अपनी भूमिकाओं के साथ भेजा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हमें समाज में अपनी उस भूमिका को पहचानना है। किस तरह ईश्वर ने हमें जो जीवन दे करके भेजा है, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग है, जीवन के रंग सारे अलग हैं। हमें अपने जीवन के रंग और उस व्यक्तित्व को पकड़ने की आवश्यकता है और पहचानने की आवश्यकता है कि हम समाज में अपनी किस प्रकार से भूमिका को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। और दूसरा, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर आदर्श तिवारी, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय इस समय हमारे बीच है। इसके अलावा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनाउंसर के रूप में आप चयनित हुए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय और अनेकों राष्ट्रीय सेमिनार में विषय विशेषज्ञ के रूप में भी आपने सहभागिता की है। शारीरिक शिक्षा और खेल विषय पर आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। APS यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय खेल उत्थान परिषद ने आपको विंध्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। एंकर, सिंगर और कॉमेडियन के रूप में आप बखूबी जाने जाते हैं और साथ में आपकी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी फिजिकल एजुकेशन में आवक हुई, वो बाय डिफ़ॉल्ट हुई कि आपने कहीं सोचा था कि मुझे इसी पर जाना है? अनिल जी, बचपन से मैं देखता था कि हमारा जो परिवार है, हम काफ़ी पूजा पाठ वाला रहा है। और कुछ संयोग कहें कि जहाँ पर हम रहा करते थे प्रारंभिक समय में बचपन के, हमारे घर के ठीक पीछे ही रेलवे का स्टेडियम हुआ करता था। तो हमारे माता पिताजी हम तीनों भाइयों को रोज़ सुबह से वहाँ पर भेज दिया करते थे कि जाओ यहाँ दौड़ो, खेलो और एक्सरसाइज करो। तो स्पोर्ट्स के कुछ बीज तो हमें वहीं से आ गए थे। और जिस समय हम स्कूल लाइफ में थे, उस समय पर एज वेल एज कल्चरल एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा रुचि और रुझान हमारा रहा। साथ ही स्पोर्ट्स की तरफ भी हमारा, चूँकि हम देखते थे कि बड़े बड़े मैचेस जो उस स्टेडियम में होते थे वो हमें देखने को मिलते थे। तो बचपन से ही हम डायरेक्ट जो है वो खेल मैदान से कनेक्ट हो गए थे। ये अपनी फैमिली के बारे में बताइए, कैसे शिक्षा दीक्षा भी, कहाँ पढ़े लिखे और कितने लोग थे आपके फैमिली? माता पिताजी हमारे रेलवेज़ में थे। पिताजी हमारे रेलवे में ऑफिसर थे। माता जी रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका रहीं। हम 3 भाई हैं और तीनों भाई हम लोग खिलाड़ी हैं। अरे वाह! हमारे एक भाई जूनियर इंडिया हॉकी खेल चुके हैं, एक भाई हमारे संतोष ट्रॉफी खेल चुके हैं और हमारे परिवार के कुछ सदस्य इंग्लैंड में भी क्रिकेट टीम के लिए प्रयासरत हैं, सीनियर टीम में आ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब स्पोर्ट्स से आपका लगाव पूरे फैमिली की तरह से रहा है। जब बच्चों के खेलने की बात जब कभी आती है, यानी आप तो अब कई पीढ़ियाँ निकाल चुके हैं, तो बच्चों की खेलने की बात आती है। बच्चे जब आपके पास पहली बार फर्स्ट ईयर का बच्चा आपके पास आया, तो आपके लिए तो एकदम नया है, तो आप उसको किस तरह से डील करते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें डील करते हैं कुछ? अनिल जी, मैंने जो अभी तक की लाइफ में सीखा है ना, वो अपने बच्चों से ही सीखा है। अच्छा। और मैं अपने को ऐसा मानता हूँ कि मुझे जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी बने रहना चाहिए, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी के रूप में उस बच्चे से मिलूंगा तो मैं उसकी वास्तविक आवश्यकताओं को समझ पाऊंगा। और जब वास्तविक आवश्यकताओं से हम जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होता है आकर के। हम उसकी बातें समझते हैं, वो हमें समझता है। फिर इसके बाद हम शून्य से उसकी शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत सारे शेड्यूल हमारा जो है वो वैसे भी आदिवासी बाहुल्य का ज़िला है। टैलेंट तो बहुत है यहाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत है, लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी उनकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना हमें मिला हुआ होता है। ज़रूरत होती है उन्हें डायरेक्शन देने की, और सही तरीके से उनका जो अभ्यास और प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो हम बना करके देते हैं, और ये बच्चे बहुत कम समय में हमें रिजल्ट देने लगते हैं। बहुत अच्छा है।
अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सब तो चल ही रहा था, 2 साल से कोविड चल रहा है, तो कोविड का समय आपका कैसा बीता, आपने किस तरह उसको यूज़ किया? देखिए, कोविड के समय पूरे विश्व में जो है एक जीवन की परिभाषा में काफ़ी बड़ा अंतर आया। बिल्कुल। और यहाँ तक कि WHO ने भी ये कह दिया कि मेडिसिन तो है नहीं, वैक्सीनेशन तो अभी बहुत बाद में शुरू बाद में आया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यदि आपको जीना है तो उसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा, और यदि आपको फिट रहना है तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ेगा। अब एक चीज़ और, फिजिकल एक्सरसाइज करना है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला एक इमेज ये आती है कि उसके लिए हमको मैदान पे जाना पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन है, हम घर के अंदर है, और घर के अंदर हमें फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज कैसे करना है, हमने इन चीज़ों को डेवलप करना शुरू किया। लोगों के पास छोटे छोटे घर होते हैं, कई लोगों के पास तो गार्डन भी नहीं होता कि आप गार्डन में जाकर के एक्सरसाइज, घर के अंदर ही हम फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज कैसे कर सकें, अपने आप को फिट कैसे रख सकें, इस पर मेरे कई सेमिनार हुए। मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था और लोगों को ये बताया कि घर के अंदर रह कर के ही आप बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। क्या बात है, मतलब कोविड का समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा। लोग इसमें जैसे कई सारे ऐसे बच्चे मैंने सुना है आपके साथ रहते हैं और आप उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि कुछ कोविड के लिए लोगों के लिए कुछ करिए। जी हाँ, मेरा पूरा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है, जिसमें हमारे कोर्सेज पाठ्यक्रम चलते हैं। तो हमने अपने पाठ्यक्रम के बच्चों को केवल ये डायरेक्शन दिया कि कोविड के पीरियड में आपका क्या रोल है, आपकी क्या भूमिका होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, हमारे काफ़ी सारे बच्चे उन्होंने समाज में आगे निकल करके, सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें सबसे पहली अनिवार्यता थी मास्क की। मास्क बहुत हमारे बच्चों मिल ही नहीं रहे थे, हमारे बच्चों ने मास्क बनाए, घर में बैठ करके मास्क बनाए, उसका वितरण किया। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने एक रोटी अभियान प्रारंभ किया, तो घर घर जा कर के बची हुई जो उनकी रोटियाँ होती थी उसको लेते थे, वो गरीबों में कैसे देना है। फिर हमारे जो मवेशी हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, ये बड़ी आवश्यकता हो गई, तो उनके लिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था, और सारे हमारे स्टूडेंट्स ने आगे आकर के इस कार्य को हाथ में लिया। और इसके बाद जब हमने अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को इसकी जानकारी दी, तो उन्होंने हमें कुछ और निर्देश दिए कि इस काम को बड़े लेवल पर आप करिए। तो जो पुलिस प्रशासन है उसके लोग कोविड के पीरियड में बेचारे पूरे सड़कों पर अपनी ड्यूटी करते रहते थे। हमने उनको आवश्यक नाश्ता वगैरह और कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं उन तक भी पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ जो माइग्रेटेड लोग थे, जो बाहर से आ रहे थे, उनको हेल्थ, हाइजीन और वैक्सीनेशन के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में भी हमारे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि हमारे स्टूडेंट लॉकडाउन के पीरियड में गाँव में थे, तो गाँव में रहते हुए उन्होंने जो भी माइग्रेटेड बाहर से हमारे आ रहे थे उनको उन्होंने बाकायदा प्रशिक्षित किया, आपको किस प्रकार से आइसोलेशन में रहना है और आइसोलेशन में उन रह रहे व्यक्तियों की व्यवस्थाएँ। इन कामों में हमारे बच्चों ने आकर के प्रशासन का भी सहयोग किया और व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के काम किया। बहुत मतलब, क्योंकि कोविड का समय सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था, और इसमें ऐसे जितने लोग आपके तरह से जितने लोगों ने काम किया वो सभी साधुवाद के पात्र हैं, और ईश्वर करे कि आप इसी तरह काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। दर्शकों, कहीं जाइएगा नहीं, हम डॉक्टर आदर्श तिवारी से बात कर रहे हैं और एक और उनका पहलू लेकर आएंगे थोड़ी देर बाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। शेर आया, शेर आया। आपके लिए शेर, चीता, बिल्ली बनना आसान है, पर इनके लिए जंगल चूज करना बहुत ही मुश्किल। जंगल थीम या कार्टून थीम, प्रिंसेस थीम या बटरफ्लाइज, मरमेड थीम या एस्ट्रो, ढेरों नर्सरी थीम। सब्सक्राइबर अब करिए एक चूज। बच्चों की शॉपिंग बच्चों का खेल नहीं है, ट्रस्ट मी, आई की शपथ। जाना पार्क है और सामान देखिए, ऐसा लगता है लंदन जा रहे हैं। और मैडम, आपका कुली बनना आसान है, मुश्किल तो है ये एक एक सामान चूज करना आपके लिए। डाइपर्स या बैग, स्पून्स या टूल्स, कार सीट्स या पॉटी सीट्स, हर चीज के ढेरों ऑप्शंस हैं फर्स्ट क्राई पर। अब कीजिए चूज, बच्चों की शॉपिंग बच्चों।
दर्शकों, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर आदर्श तिवारी जी। डॉक्टर साहब, ये तो था आपका खेल से जुड़ी बातें। इसके अलावा आप एक एंकर हैं, सिंगर हैं, कॉमेडियन हैं। तो एंकर के तौर पे आप एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनाउंसर रहे हैं। यहाँ तक आपका ये कैसे हुआ संभव? पिछले वर्ष एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप किया था। उन्हें कुछ अनाउंसर्स की ज़रूरत थी जी। तो ये राष्ट्रीय स्तर का था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे अनाउंसर्स होते हैं उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद फिर 5 दिन की हमारी परीक्षा हुई, जिसमें मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया इसके लिए। बहुत बड़ी। और अभी जो 24वीं सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप चैंपियनशिप पटियाला में मार्च में हुई थी, 14 मार्च से 19 मार्च तक, उसमें मैंने एंकरिंग अनाउंसमेंट का काम किया था। बहुत अच्छी बात। और ये हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है, खुद मेरे लिए गौरव की बात है कि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। और मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप एक सिंगर भी हैं और काफ़ी मंच पर आपने काफ़ी परफॉर्मेंस दी है और अभी तक देते आ रहे हैं। कुछ दर्शकों के लिए बताइए कि आपने सिंगर, जैसे आप कहाँ से ये रुझान आया, दिमाग में कैसे आया कि मुझे ये गाना वाना सीखना है, या कहीं सीखे हैं आप कि? नहीं, मैंने इसके लिए कभी ना तो प्रयास किया, ना मुझे कहीं सीखने जाने की आवश्यकता पड़ी। मुझे ये कहना चाहिए, इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं कहेंगे ये हमारे परिवार के संस्कार हैं। माता पिताजी भजन वगैरह गाया करते हैं और ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद मैं इसे मानता हूँ कि इसके लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा और मैं ये कला मुझ में आती। मतलब आपकी 2 चीज़ें मैं दर्शकों से ज़रूर शेयर करूंगा। पहली कि आपने कहा कि मेरे माता पिता मुझे खेल की तरफ सुबह ग्राउंड में छोड़ देते थे, उस समय छोटे थे, तो आप उसकी तरफ झुक गए। दूसरी बात अभी आपने कही कि हमारे माता पिता हमें भजन वगैरह सुनाते थे, हम साथ में गाते थे, तो सिंगर बन गए। यानी कि हमारे जो संस्कार हैं हमारे परिवार से मिलते हैं। होता क्या है, मैं देख रहा हूँ आजकल का जो समाज है वो बच्चों को केवल इतने ज़्यादा बचपन से ही आप देखिए इतने दबाव में रखता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा। आप केवल पढ़िए, पढ़ना आपका काम है। आप ये नहीं समझ पाते कि बच्चा केवल पढ़ के क्या करेगा। यदि आप बच्चे को हेल्दी नहीं रखेंगे, फिट नहीं रखेंगे, संस्कार नहीं देंगे, हमारी हिंदू सभ्यता के बारे में उसे जानकारी नहीं देंगे, तो बच्चा अपने भावी जीवन में करेगा क्या। तो कहीं मुझे लगता है कि हमारे माता पिता ने इस बारे में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया। वो कहते थे आप पढ़ाई भी, स्पोर्ट्स भी और कल्चरल एक्टिविटी आपकी जो है वो आप बराबर चलने दीजिए, लेकिन हाँ आपको आगे बढ़ते रहना है। डॉक्टर साहब, ये सब तो ठीक है, जैसे मैंने आपसे बात की सिंगिंग की, तो अगर 2 लाइनें हो जाएं हमारे दर्शकों के लिए, कुछ भी जो आपके मन में आ जाए। कई हमारे हिंदुस्तानी संगीत में ऐसे गीत हैं कि जिन्हें सुनते हैं तो वास्तव में हमारी अंतरात्मा को वो कहीं टटोल जाते हैं, कहीं हमें अभिभूर करते हैं। जी। ऐसा ही एक मुकेश चंद्र माथुर साहब का गीत है। जी बिल्कुल। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। आपकी आवाज़ में सच में, जो मैं तो दर्शकों को कह रहा हूँ कि सुनिए, इंसान ऐसे नहीं बनते, बनाए जाते हैं। और कुछ तो आपकी मेहनत ने बनाया, कुछ ईश्वर ने बनाया, कुछ आपके पेरेंट्स की आशीर्वाद ने बनाया, पर आप जो आज हैं उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कॉमेडी भी आपने की है कई बार, और एक स्टार टीवी का एक शो आता था लाफ्टर शो, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। मेरे ख्याल से वो पहला लाफ्टर शो था जब आपने पार्टिसिपेट, उसके कुछ अनुभव बताइए, कैसे पहुँचे? वहाँ जाना भी मेरा बड़ा अचानक से हो गया। मेरे कुछ जो बाहर के स्टेज के जो आर्टिस्ट सीनियर हैं हमारे, उसमें जावेद जाफरी साहब भी हैं, जॉनी लीवर जी भी हैं। तो कहीं उन लोगों को ऐसा लगा कि जब ये प्रोग्राम वहाँ पे हो रहा था कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आना चाहिए। उसकी एक सिंपल सी स्क्रीनिंग भी हुई और फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। इसके लिए मैंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया था और ये अपने आप हो गया, ऐसा समझिए। कैसा अनुभव था जब आप, मेरे ख्याल से शेखर सुमन थे उस समय, शेखर सुमन थे और जो जज के पैनल में थे, ऐसे बड़े बड़े जज थे, उनके सामने आपको परफॉर्म करना? वो हाँ, पहले ये एक्चुअली ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो,
लाफ्टर शो नहीं, ये ग्रेट इंडियन कॉमेडियंस का शो था। अच्छा। इसमें वो पुराने समय के जो हमारे जॉनी वॉकर साहब थे, महमूद साहब थे, और धीरे धीरे बढ़ते हुए जो जितने कॉमेडियंस हैं उनको लेकर के एक कुछ ऐसा बनाना चाह रहे थे। बाद में फाइनल होते जब ये फ्लोर पे आया तो उन्होंने इसका इसे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज कर दिया इसको। बहुत बड़ी बात है कि हमारे शहडोल से, हमारे नगर से आप इतनी जगह दूर पर पहुँचे, और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, गौरव की बात है। और एक चीज़ ये भी है कि जब इस तरह की बात हो रही तो मैं चाहता हूँ कि एक बात और बताइए कि महाविद्यालय जब में कई बार एनुअल फंक्शन हुए, उसमें आपके द्वारा कराया गया, मेरे ख्याल से आप ही ने कराए थे शायद, क्योंकि आपके द्वारा ही सारा कुछ अरेंज होता था, और वो कितना चुनौती भरा काम होता है वो तो आप ही बता पाएंगे। किस तरह से आप मैनेज करते थे? इतने बड़े बड़े फंक्शन होते थे। आप उस समय के, आज से लगभग 5 साल 6 साल पहले के उस महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, अब तो विश्वविद्यालय हो गए। जी। देखिए क्या होता, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम विद्यार्थी बन करके एक स्टूडेंट के लेवल पर आकर के उससे बात करते हैं तो वो बिल्कुल हमसे सहजता से कनेक्ट हो जाता है। हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं और बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, ज़रूरत होती है कि उनको प्रोत्साहित करके उन्हें आगे लाने की। तो मैं डायरेक्ट जब इस प्रकार के हमारे कल्चरल फंक्शन हुआ करते थे तो स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाया करता था, और स्टूडेंट भी साल भर प्रतीक्षा करते रहते थे कि इस अब कॉलेज में एनुअल फंक्शन होगा तो हमें सर के पास जाना है। और वास्तव में मैं बताऊं कि हमारे एनुअल फंक्शन बहुत अच्छे हुआ करते हैं। आपके द्वारा जो, अब मैं फिर से खेल जगत पे आ रहा हूँ आपके इससे, कि आपने कई पीढ़ियाँ निकाल दी और कई लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपके द्वारा सिखाए गए बच्चे गए हैं, तो वो कौन है और कहाँ तक पहुँचे हैं? कितने राष्ट्रीय, कितने अंतर्राष्ट्रीय? वो यहीं के हैं, हमारे इसी क्षेत्र के बच्चे हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। अच्छा। बस ये था कि उन्होंने लगातार मेहनत परिश्रम किया, और जैसा उनको गाइड किया गया, मार्गदर्शन किया गया, और आज भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कैसा लगता है जब हमारे सिखाए बच्चे उतनी दूर पर जाते हैं? वास्तविक रूप से मैं बताऊं तो जैसे एक किसान जब अपनी फसल को निकालता है ना, वो जो और जो खुशी मिलती है, और न केवल उस किसान को यानी कि मुझे, बल्कि हमारे साथ जो और भी हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, जब वो देखते हैं कि उनके साथ उन्हीं के मैदान पे खेलने वाला ये खिलाड़ी आज इस स्तर पे चला गया, तो उन्हें इतना प्रोत्साहन मिलता है कि उस एक खिलाड़ी के जाने के कारण हमारे पीछे के ये जो खिलाड़ी हैं ये भी बहुत मेहनत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपको एपीएस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय खेल उत्थान परिषद ने बिंद गौरव सम्मान भी दिया था, उसके लिए भी काफ़ी आपको बधाइयाँ, और ऐसे बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं। एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस समय, वर्तमान जो समय चल रहा है, उसमें शारीरिक शिक्षा को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? अनिल जी, मैं आपको बताऊँ, अभी जो हमारे समाज का जो एक परिदृश्य है ना, वो आपको बदला हुआ मिलेगा। कोविड के पहले से ही हम लोग एनालिसिस करते हैं और जो सेमिनार्स में हम लोग चर्चा करते हैं, आप देखिए कि माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मैदानों पर जाने लगे। ये पिछले 6-7-8 वर्षों से शुरू हो गया। वो मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे, इवनिंग वॉक पे निकलेंगे, वो अपने बच्चों को लेकर के खेल मैदान पे जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, और उन्हें फिजिकली फिट रहने की वो तैयारी करा रहे हैं। क्योंकि अब समाज इस बात को समझ चुका है कि जीवन में, यदि आपने देखा, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, ये बात बिल्कुल। जीवन के पूरे अर्थ बदल गए, संदर्भ बदल गए, और जीवन के मायने तक बदल गए। अब यदि हमें जीना है तो अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। कोई भी बीमारी या महामारी का समय आएगा ना, तो वैक्सीन तो बाद में आएगी, पहले हमको अपने आप को फिट रखने के लिए स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य का देखभाल करना बहुत ज़रूरी। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये छोटे बच्चे अब आगे आने वाली जनरेशन में कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कैरियर का बहुत बड़ा जो एक विकल्प है वो शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में से निकल करके आ रहा है। मैं आपको बताऊं, केवल हम परंपरागत प्रकार के अध्ययन को करके एक भीड़ को, हिंदुस्तान में एक बड़ी करोड़ों की भीड़ को उत्पन्न कर रहे हैं। पर ये आज तो पेरेंट्स, आज की ही बात बता रहा हूँ कि पेरेंट्स के मन में ये है कि खेल खिलाने से कुछ नहीं होगा, और बच्चों को जैसे 10th पास करते हैं तो यहाँ भेज दीजिए, वहाँ भेज दीजिए, कोचिंग क्लासेस, बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस है जिसके कारण नहीं, अब फिर इसमें कमी आ गई। मैं आपको बताऊँ, फिर कमी आ गई। एक समय लोग बाहर जाते थे इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, IT सेक्टर्स में जाते थे, और पता नहीं कहाँ। अब आप देखिए बच्चे फिर ट्रेडिशनल कोर्स की तरफ लौट रहे हैं,
क्योंकि क्या होता है, एक समय एक एजुकेशन के सेक्टर का बूम आता है, हाँ। लेकिन उसका एक पीरियड होता है, उसके बाद फिर वो उतरता है। अब आप इस समय देखिए कि पूरे वर्ल्ड में, और अभी जो हमारा जापान में जो हमारा ओलंपिक हो गया, आप देखिए इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारे समाज पे पड़ने वाला है, पूरे विश्व पे पड़ता है। क्या होता है कि जैसे ये ओलंपिक्स हुए, एक नई ऊर्जा निकल के आती है समाज में, और फिर ये बच्चों को प्रेरित करते हैं कि नहीं, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में भी रोजगार और नौकरियों की, कैरियर की बहुत संभावना है। मैं अभी आपको कम से कम 50 से 70 फील्ड ऐसे बता सकता हूँ जहाँ पे, यहाँ पे स्पोर्ट्स में इंजीनियरिंग है, स्पोर्ट्स में मेडिकल है, स्पोर्ट्स की फिजियोथेरेपी है, थेरापेटिक स्पोर्ट्स है, आप बहुत काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में मीडिया मार्केटिंग है, आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, आप खेल प्रशिक्षक हो सकते हैं, आप कोच हो सकते हैं, आप एक बड़ा, बहुत बड़ा मतलब आप जहाँ देखिए, आप डाइटिशियन बन सकते हैं, आप योगाचार्य बन सकते हैं, आप जिम के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। मैं इवन आपको बताऊं, प्राइवेट सेक्टर में आप अगर आज 5 स्टार होटल में चले जाइए तो वहाँ भी आपको फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स की 4 पोस्ट मिलती है। बिल्कुल सही बोला यार, बिल्कुल सही बोला। तो केवल हमें अपना नज़रिया पॉजिटिव लाने की ज़रूरत है, और ये देखना है कि हम कहाँ जा करके अपने कैरियर के मुकाम को पा सकते हैं। एक चीज़ ये है कि अभी फिजिकल एजुकेशन में आपने कुछ कोर्सेज भी चालू किए हैं अपने। हाँ जी, हमारे यूनिवर्सिटी में मैंने अभी एक कोर्स शुरू किया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये 12वीं के बाद स्नातक स्तर की डिग्री पाठ्यक्रम में, बिल्कुल वैसा ही जैसे BA, BCom और BSc की डिग्रियाँ होती हैं। इसको करने के बाद भी हमारे स्टूडेंट उन सभी नौकरियों के लिए पात्र हो जाते हैं जो इन पाठ्यक्रमों के द्वारा। वो जो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा BA कर रहा है, उसके पास 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं, तो उसके अलावा भी इसको कर सकता है ना, उसी ये अलग पाठ्यक्रम है, ये अलग पाठ्यक्रम, ये शारीरिक शिक्षा खेल का, ये बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की डिग्री है। ये पूरी तरह से स्नातक पाठ्यक्रम है। इसको करने के बाद स्टूडेंट मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की तरफ बहुत बड़ी बात है। यहाँ से करने के बाद फिर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, यहाँ पे आप नौकरियाँ पा सकते हैं। आप स्पोर्ट्स ऑफिसर हो सकते हैं, शारीरिक शिक्षक हो सकते हैं यहाँ भी। इसके साथ में हमने योगा जो है वर्तमान समय में हमारी बहुत बढ़ती हुई, कहना चाहिए अब हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी पुरातन कालीन जो भारतीय संस्कृति है वो एक शिक्षा के माध्यम के रूप में समाज में फिर से आ गई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो विश्व योग दिवस स्थापित ही कर दिया पूरे विश्व में। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जो योग के पाठ्यक्रम हैं उनमें फिर से कहना चाहिए एक नया स्वरूप आ गया है। अब आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ही, और जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें अब ये हो गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को स्पोर्ट्स और योगा लेना कंपलसरी है। पहले तो केवल टीमें बनती थी, चली जाया करती थी, अब हर स्टूडेंट के लिए स्पोर्ट्स और योगा करना कंपलसरी हो गया। यार तो ये समझ लीजिए कि या तो स्पोर्ट्स खेल लीजिए या दवाई खाते रहिए। बिल्कुल। तो इसके मद्देनजर हमारे माननीय कुलपति जी के निर्देशन पे हमने अपने विश्वविद्यालय में एक PG डिप्लोमा इन यौगिक साइंस कोर्स प्रारंभ किया, और हमने इसी वर्ष से अपने विश्वविद्यालय में यौगिक साइंस में MA और MSc के डिग्री कोर्स भी शुरू। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दर्शकों। ये तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे इस जगह पर पहली बात तो यूनिवर्सिटी आ गई, और यूनिवर्सिटी में आप जैसे लोग और उस तरह से कोर्सेज चालू किया, बहुत बड़ी बात है। मैं अंत में आपसे केवल ये पूछना चाहूँगा लास्ट में, लेकिन एक गाने के साथ एक गाना ज़रूर आपसे सुनेंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं या जो लोग भी आपको देख रहे हैं और अपने बच्चों को, चाहे वो स्कूल स्तर पे हो चाहे वो कॉलेज स्तर पर हो, स्पोर्ट्स में मतलब खेलों की ओर भेजना क्यों ज़रूरी है? उनको क्यों भेजे वो? अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण कोविड से ही अगर हम उठाएं, हमने अपने देश के लाखों लोग खो दिए, और केवल इस अज्ञानता की वजह से कि यदि हमने अपने बच्चों को फिट रखा होता, यदि माता पिता खुद भी फिट रहे होते, शायद स्थिति ऐसी नहीं होती। जो एक हम कहते हैं ना प्राणवायु ऑक्सीजन, उसकी कितनी मात्रा हमारे शरीर में रहनी चाहिए, ये तो प्रकृति ने हमें बता दिया और कोविड ने हमें बता दिया, सबसे सिखा दिया। बहुत बड़ी सीख। सबसे पहले आवश्यकता है हम किस प्रकार से परिस्थितियों के अनुरूप जी सकें, और न केवल जी सकें बल्कि हम दूसरों को शिक्षित भी कर सकें कि जीने का सही तरीका क्या है। आप इसे चाहे अपने प्रोफेशनल कैरियर की तरफ बढ़ता हुआ कदम मान लें, या जीवन की समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में मान लें, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये स्थापित हो गया है कि शारीरिक शिक्षा और खेल आज के समय में समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और इसमें आप देखिएगा कि शिक्षा के बहुत सारे सोपान जो है निर्मित होंगे।
जैसे मान लीजिए बच्चे जो आपको देख रहे हैं उनके लिए जैसे कई बार होता है कि सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, शाम को नहीं उठ पा रहे हैं, इधर समय नहीं उधर समय नहीं, कितना समय दें वो डेली मान लीजिए? मैं कहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में है, हर चीज़ का एक, आप देखिए कोई स्टूडेंट अगर लगातार 6 घंटे 8 घंटे पढ़ता रहेगा ना, हमारे शरीर की एक क्षमता होती है, हमारे मस्तिष्क को भी एक विश्राम का समय चाहिए। अगर विश्राम नहीं करेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो ओवरलोडेड हो जाएगा, फिर वो पढ़ाई हमारे लिए काम नहीं आएगी। इसलिए बच्चों को हम ये कहते हैं कि आप घंटे 2 घंटे पढ़ाई करिए, इसके बाद आप खुली हवा में जाइए, थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा से, और मैं बताऊँ अपने पेरेंट्स के कामों में हाथ बटा लीजिए, वो भी एक्सरसाइज, सबसे बड़ी एक्सरसाइज, वो भी एक्सरसाइज है आपकी, आप उनके कामों में हाथ बटा दीजिए। इसके बाद आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करिए। ये मैं आज के स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी सलाह देना चाहूँगा। हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे उद्देश्य क्या है, तो बहुत बड़ी बात है। और सच में मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को ज़रूर ये ध्यान दें, क्योंकि बच्चों की पीढ़ी, यानी ये जो पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी है, अगर ये स्वस्थ रहेगी तो आगे की पीढ़ी बहुत अच्छी निकलेगी, आगे का भविष्य उनका बहुत अच्छा होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, सभी जानते हैं। और डॉक्टर साहब एक कोई गीत हो जाए, उससे हम फिर अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। चलिए, अभी आपने बच्चों की बात की, और ये जो बच्चे हैं ना, हमारी जो युवा पीढ़ी भावी आने वाली है, इनके ऊपर न केवल अपने परिवार का, बल्कि हमारे समाज और देश का एक बहुत बड़ा दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत की आगे की संस्कृति इन्हें लेकर के चलना है, और जो हमारे जो बच्चे होते हैं, जो हमारे युवा होते हैं, वो हमारे देश का गौरव होते हैं, और इसके गौरव की रक्षा करना भी उनका एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। अभी 15 अगस्त गुजरा है, तो मुझे एक गीत उन्हीं बच्चों के लिए याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस कला को भी मैं सलाम करता हूँ, आपकी क्षमता को सलाम करता हूँ। आप इसी तरह युवा और ऊर्जावान बने रहें, हमारी तरफ से ही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर आदर्श तिवारी जी से, और आपने उनके टैलेंट को सुना। आप उनको कहीं भी जाकर मिले, एक बहुत ही सरल सुलभ व्यक्ति हैं। आप कभी भी इनसे मिल सकते हैं, कभी भी इनसे बात कर सकते हैं। और खेलों की ओर अगर आपको बढ़ना है तो एक बार इनसे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा ये भी आपसे रुझान है, सुझाव है आपको कि दिन भर में चाहे 10 मिनट खेलिए, चाहे 5 मिनट खेलिए, या 10 मिनट चलिए या 5 मिनट चलिए, करिए ज़रूर। बिल्कुल, बहुत आवश्यक। क्योंकि अगर आप अपने शरीर को फिट रखेंगे तो चाहे कोविड आए, चाहे ऐसी हज़ारों महामारियाँ आएँ, सब आप उससे पार निकल जाएंगे। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हम इसी तरह नई नई शख्सियत को आपके समक्ष रूबरू कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। आपके प्रश्न और मेरे प्रश्न मिलकर हम बनाएंगे खास कार्यक्रम, और जिनके जवाब देंगे हमारे अतिथि। तो जुड़िए MP18 न्यूज़ की इस खास मुहिम से, खास कार्यक्रम से संवाद।